नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स वार्षिकांक में स्वागत है आप सभी का। करंट अफेयर्स वार्षिकांक के बारे में हमारी बात हुई थी लास्ट 2 दिन पहले, और उसमें हमने बताया था कि बिहार राज्य से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, विशेष रूप से बिहार राज्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट रहे हैं, चाहे वो मोबाइल ऐप के बारे में, चाहे वह योजनाओं के बारे में, या विविध जो भी अपडेट रहे हैं, उन सभी को समग्रता से एक वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आज बिहार राज्य से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को हम अधिकतम 50 प्रश्नों के साथ देखने वाले हैं। इन 50 प्रश्नों के अतिरिक्त कुछ आपको प्रीलिम्स के फैक्ट भी देखने को मिलेंगे, वह भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस पीडीएफ में या इस चर्चा में नहीं देखने को मिलेगी, उसको हमने पूर्व में देख लिया है। जैसे बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, बिहार से जुड़े हुए पुरस्कारों के बारे में, इन सभी के बारे में हमने पूर्व में चर्चा की है, तो उसकी चर्चा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि जो भी पूर्व की 2 से 3 प्रमुख वीडियो हैं जो बिहार राज्य विशेष पर आधारित हैं, बिहार के बजट पर आधारित हैं, उनको एक प्लेलिस्ट में आपको मुहैया करा दिया जाएगा, और आप उस प्लेलिस्ट को यदि आप देख कर जाते हैं, 3 से 4 वीडियो आपको उसमें देखने को मिलेंगी। और यदि आप उतना करके जाते हैं तो निश्चित रूप से बिहार राज्य से जुड़ा हुआ कोई भी फैक्ट, कोई भी घटनाक्रम आपका गलत नहीं होगा। ये मैं 100% दावे के साथ आपसे कह रहा हूं। तो आपको तीनों चारों वीडियो यदि आपने पूर्व में नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा, जिसमें बजट की हमने बात किया है, जिसमें वर्ष भर के घटनाओं के बारे में बात किया है, क्योंकि उन सब का जिक्र आज की इस पीडीएफ में, आज की इस चर्चा में नहीं देखने को मिलेगा। और आपको एक सेपरेट पीडीएफ मैंने दिया था बिहार से जुड़े हुए चर्चित व्यक्तियों के बारे में, बिहार से जुड़े हुए पुरस्कारों के बारे में, उसके बारे में भी आपको देख लेना है। तो कहने का मतलब है, सार जो आज की कक्षा का है वो ये है कि इस वीडियो को तो आपको देखना ही है, इन 50 प्रश्नों को तो आपको देखना ही है, साथ ही साथ जो पूर्व में 2 से 3 वीडियो आपको उपलब्ध कराई गई हैं उसको भी देखना है। और यदि आप ये चारों कंप्लीट कर लेते हो, अधिकतम 3 घंटे की वीडियो होंगी सब मिलाकर, और यदि आप इन चारों को कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पे 100% जो आपकी चर्चा है बिहार राज्य विशेष से संबंधित, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 50 प्रश्न कुल दिए हुए हैं, लेकिन इन 50 प्रश्नों के साथ साथ बीच में कुछ फैक्ट भी दिए हुए हैं, प्रीलिम्स फैक्ट। इसके साथ साथ कुछ रिकैप का भी सेक्शन दिया हुआ है, तो वो सारा यदि हम देखेंगे तो लगभग 100, यदि आप देखें कि कितने पॉइंट कवर हो रहे हैं, तो लगभग 100 पॉइंट यहाँ से आज आपके कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना है, और करंट अफेयर्स एक्सप्रेस ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है? बताएं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है, ये आपको बताना है। जातीय जनगणना की बात हो रही है, आप जानते हैं 1 जून 2022 को बिहार कैबिनेट ने यह घोषणा की थी कि वह जातिगत जनगणना कराएगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। और जातिगत जनगणना का जो उद्देश्य है, इनका मानना है कि बिहार में अभी भी बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं, बहुत सारी जातियों के लोग ऐसे हैं जो पिछड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक आकलन करवाकर जातिगत आधार पर कैसे किस प्रकार से लोग हैं, आर्थिक व्यवस्था उनकी क्या है, आर्थिक स्थिति उनकी क्या है, तो उसका मूल्यांकन कराने का यह प्रयास है। और बहुत ही आप कह सकते हो कि पूरे भारत में, हालांकि भारत सरकार ने भी जातीय जनगणना कराई है, लेकिन उसके जो डेटा है वो सार्वजनिक नहीं किया है। तो बिहार राज्य सरकार ने यह घोषणा की है, तो बी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। और बहुत ही आसान से प्रश्न से हमने इस चर्चा की शुरुआत की है। और याद रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 से 15 सेकेंड का समय मैं देता हूं। और याद रखना है आपको क्या, कि ये जो प्रश्न है ना, क्योंकि आप लगातार चर्चा से जुड़े रहे हैं, आप लगातार बिहार राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि इनमें से ज्यादातर प्रश्नों का जवाब आपको पता होगा। तो एक कॉपी लीजिएगा, एक पेज लीजिएगा इस वीडियो को देखने के दौरान, और आप जैसे जैसे प्रश्न आते हैं कि उनका कौन सा विकल्प सही हो रहा है वो स्वयं से भी आपको नोट करना है, और साथ कौन सा गलत हो रहा है उस पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, गलत कितने हो रहे हैं, कितने सही कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अपना स्व मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं इसमें। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 की जब हम बात करते हैं तो यहां पे आपको देखने को मिलता है, बोला जा रहा है, हाल ही में जारी सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू हिंसा के मामले में बिहार का स्थान क्या है? क्या बोला जा रहा है? सर्वेक्षण 5 स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह जारी किया जाता है, और जो सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार पूछा जा रहा है कि घरेलू हिंसा के मामले में बिहार का स्थान पूरे भारत में क्या है, आपको बताना है। पहला स्थान, दूसरा स्थान,
तीसरा स्थान या चौथा, इनमें से कौन सा सही है यह आपको बताना है। घरेलू हिंसा की बात हो रही है तो आपको बता दें, भारत में घरेलू हिंसा यदि सबसे कम किसी राज्य में होती है तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो घरेलू हिंसा का प्रतिशत निकल कर आया है वो आया है 2.1%। तो भारत में सबसे कम घरेलू हिंसा का जो मामला आता है वो सबसे कम आपको देखने को मिलता है लक्षद्वीप से, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम बात करें घरेलू हिंसा के मामले की, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो घरेलू हिंसा का मामला है वो 29.3% का है। ये राष्ट्रीय औसत है, ये आपको पता होना चाहिए, घरेलू हिंसा का राष्ट्रीय औसत। यदि राज्यों के क्रम में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बिहार की, तो बिहार का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यह भी जानना जरूरी है कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य है घरेलू हिंसा के मामले में। तो घरेलू हिंसा की जब आप बात करते हो तो घरेलू हिंसा के मामले में जो प्रमुख राज्य है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा के मामले देखने को मिलते हैं और इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, नेवा प्लेटफॉर्म पर जाने वाला देश का पहला सदन किस राज्य का है। नेवा प्लेटफॉर्म पर जाने वाला देश का पहला सदन किस राज्य का है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। नेवा सदन पर जाने वाला कौन सा ऐसा राज्य है जिसका सदन देश में प्रथम स्थान पर है, मतलब पहला है, यह आपको बताना है। 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश, बिहार, केरल और कर्नाटक। तो इनमें से आपको जवाब देना है। चलो बताएं, नेवा प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, याद रखना है आपको, एक तिथि याद रखनी है। याद रखने की ऐसे बहुत आवश्यकता नहीं है तिथि की, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। 25 नवंबर 2021 25 नवंबर 2021 को घोषणा की गई थी और 25 नवंबर 2021 को जो बिहार विधान परिषद था, याद रखिएगा, बिहार जो विधान परिषद था ये जो है नेवा प्लेटफॉर्म पर जाने वाला पहला सदन बन गया है। तो इसको आपको याद रखना है, बिहार विधान परिषद जो है वो नेवा प्लेटफॉर्म पर जाने वाला पहला सदन बन गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 25 नवंबर 2021 बिहार विधान परिषद आपको याद रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए ई विधान प्रणाली के बारे में, पूछा जाता है, बिहार विधानसभा भी, बिहार राज्य सरकार भी ई विधान प्रणाली को अपनाने जा रही है। ठीक है, तो ई विधान प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वर्ष 2014 में ये पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश। तो इसको भी याद रखना है कि ई विधान प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य जो भारत का है वो हिमाचल प्रदेश, और वर्ष 2014 में उसने इस प्रणाली को अपनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है, बताएं। ऑपरेशन प्रहार की बात हो रही है, ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार राज्य विशेष का वार्षिक घटनाक्रम है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें जो चर्चा होगी वो बिहार राज्य से संबंधित होगी, मतलब जो भी प्रश्न होंगे वो बिहार राज्य से संबंधित ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बात हो रही है ऑपरेशन प्रहार की, कि ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है। आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों से, रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा से, सड़क सुरक्षा से, बिहार पुलिस के विशेष बटालियन से। तो आपको बताना है ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है। आपने देखा होगा कि बिहार में शराबबंदी लागू है। ठीक है, शराबबंदी लागू है और इस कानून के उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए सजा भी निर्धारित की गई है। तो ये जो ऑपरेशन प्रहार है ना, ये चाहे आप शराबबंदी के कानून का आप उल्लंघन करते हो या आप आपराधिक घटनाओं में शामिल हो, तो इसका संबंध दोनों से है, मतलब आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों से, साथ ही साथ शराबबंदी का कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों से संबंधित है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, क्योंकि विकल्प में एक आपको दिख रहा है आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्त, इसलिए आप ए विकल्प को टिक करोगे। ए विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। चलिए, एक वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर बजट खर्च करने के मामले में बिहार ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया। क्या बोला जा रहा है, एक वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर बजट खर्च करने के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, बिहार का इसमें स्थान कौन सा है आपको बताना है। चलें, बिहार का स्थान कौन सा है आपको बताना है। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, 6वां, 5वां, 9वां या 14वां स्थान, किस स्थान पर है बताएं। देखो, इसमें बिहार का स्थान है 6वां, पूरे भारत में 6वां स्थान है, क्योंकि बिहार ने सबसे ज्यादा, एक वर्ष में यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा इसने जो है खर्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको बताओ। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने राशन कार्डधारी परिवारों को कितने रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज कराने की घोषणा की है? हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने राशन कार्डधारी परिवारों को कितने रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने की घोषणा की है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर सही कौन सा होगा? चले फास्ट जवाब दीजिएगा। चले बताएं। राशन कार्ड परिवार धारकों को कितने रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज की घोषणा बिहार राज्य सरकार ने की है? आप जानते हैं आयुष्मान भारत योजना चल रही है, लगभग सभी राज्यों में लागू है, ठीक है, हालांकि दिल्ली में नहीं है। आयुष्मान भारत योजना, और आयुष्मान भारत योजना की जब आप कंडीशन देखते हैं ना, तो उसमें बहुत कम लोग उसके पात्र होते हैं, ठीक है। बहुत ही आप कह सकते हो है तो योजना बहुत अच्छी, कागजों में ऊपर से देखने पे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप इसके कंडीशन पे जाते हो ना, तब आपको देखने को मिलता है कि इसके जो पात्र होंगे ना, निश्चित रूप से बहुत कम लोग इसके पात्र बन पाते हैं। लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं लेकिन इसके पात्र नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत सारी ऐसी इसमें रखी गई हैं। तो बिहार के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो जो आंकड़ा है वो ऐसा बोला गया है कि बिहार के लगभग 55% लोग जो है वो आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं। बाकी के जो बचे हुए लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बिहार राज्य सरकार इसी तर्ज पर एक योजना लेकर आई है, और इसमें प्रत्येक जो भी नागरिक इसमें कवर होगा, जो भी परिवार इसमें कवर होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 5 लाख रुपए तक का इलाज, सालाना इलाज की घोषणा इसमें की गई है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसको बताइए, बिहार राज्य सरकार ने शराब पीते हुए पकड़े जाने पर आर्थिक दंड कितना कर दिया है? बिहार राज्य सरकार, आप जानते हैं शराबबंदी कानून लागू है, तो शराबबंदी लागू होने की वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे कई सारी कंडीशन है। जैसे यदि कोई पहली बार पकड़ा जाता है तो उसको 2000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना या 1 माह के कारावास की सजा मिलती है। यदि कोई व्यक्ति इसी घटनाक्रम में दोबारा पकड़ा जाता है, दोबारा इन्वॉल्व होता है, तो उसको जो सजा मिलती है वो 1 वर्ष कारावास की सजा मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इन प्रश्नों में, तो यहाँ पे कोई भी सही विकल्प नहीं दिया है, क्योंकि ना एग्जैक्ट 5000 है ना एग्जैक्ट 2000 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, निम्न में से किन स्थानों पर सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजनाएं लगेंगी? सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजनाएं कहां पर लगेंगी आपको बताना है। बांका, लखीसराय, जमुई या भागलपुर, कहां पर बिहार में सौर ऊर्जा की उत्पादन की परियोजनाएं जो हैं ये लग रही हैं, ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। चले फास्ट जवाब दीजिएगा। देखिए यहां पे यदि हम बात करें, बात हो रही है सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजनाएं, तो ये ई विकल्प इसका सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि इनमें से एक से ज्यादा विकल्प सही है। बांका में भी लग रही है, ठीक है, बांका के साथ जमुई में भी लग रही है, जमुई के साथ भागलपुर का एक स्थान है कजरा, यहां पर भी लग रही है, लखीसराय का एक स्थान है पीरपैंती, यहां पर भी लग रही है। तो कहने का मतलब है कि इसका ई विकल्प सही उत्तर होगा, क्योंकि सभी चारों स्थानों पर ये परियोजनाएं लग रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बेलवा डैम प्रोजेक्ट किस जिले से संबंधित है? बताएं। बेलवा डैम प्रोजेक्ट चर्चा में है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व के दिनों में इसका भ्रमण किया था, इसका विजिट किया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि 2016 में इसको स्वीकृति दी गई थी। पिपराही प्रखंड के अंतर्गत आती है, ये पिपराही प्रखंड के अंतर्गत आती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ नदी पूछी जा सकती है, नदी आपको पता होना चाहिए, बागमती नदी पर ये बन रहा है। कहां पे है? बागमती नदी से संबंधित है ये, और किस जिले में है यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको बता दें ये जिला है शिवहर। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है।
याद रखिएगा, इससे फायदा क्या होगा, इससे विशेष रूप से शिवहर हो गया, शिवहर के साथ साथ सीतामढ़ी हो गया, और सीतामढ़ी के साथ साथ पश्चिमी चंपारण हो गया। ये तो जो 3 जिले हैं, ये तीनों जिले जो हैं, इनको बाढ़ से इस योजना के तहत राहत मिलेगी। बाढ़ राहत आप कह सकते हो, बाढ़ से राहत दिलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी 2016 में, ठीक है। लेकिन काम उस गति से नहीं हो पा रहा था, और अब मुख्यमंत्री जी के विजिट के बाद एक बार उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण पूरा होगा। तो कहां पे है, पिपराही प्रखंड, शिवहर में, बागमती नदी पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही उड़ान अभियान का संबंध किससे है? उड़ान अभियान का संबंध किससे है आपको बताना है। उड़ान अभियान का संबंध किससे है आपको बताना है। फास्ट जवाब, उड़ान अभियान का संबंध किससे है? बिहार की एक योजना है, बिहार सरकार का एक अभियान है, इसके बारे में आपको बताना है। उड़ान योजना का संबंध किससे है? देखो, उड़ान अभियान क्या है विशेष रूप से? उड़ान अभियान विशेष रूप से महिलाओं को या किशोरियों को बाल विवाह के साथ साथ यौन उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न, और इसके साथ साथ इन सब से सशक्त बनाने के लिए, साथ ही साथ रोजगार कौशल प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका जो संबंध है वो महिला वर्ग से है। ए विकल्प इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, बिहार राज्य का कौन सा जिला कुशल युवा कार्यक्रम में टॉप पर रहा? कौन सा जिला है जो कुशल युवा कार्यक्रम में टॉप पर रहा, बताएं। बिहार का कौन सा जिला है जो कुशल युवा कार्यक्रम में टॉप पर रहा? आप जानते हैं 7 निश्चय बिहार सरकार के जो थे, उसमें से एक था आर्थिक हल युवाओं पर बल, और उसी के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में दक्ष बनाना लक्ष्य था, और उसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें बेगूसराय टॉप पर था, याद रखना है, और लखीसराय दूसरे स्थान पे था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विकल्प, बेगूसराय, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान से किया? मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान की बात हो रही है, तो मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान की शुरुआत कहां से की गई हाल ही में, यह आपको बताना है। आपको पता होगा यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 13वीं यात्रा थी, ठीक है। 13वीं यात्रा थी, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ष आपको पता होना चाहिए। घटनाक्रम है 22 दिसंबर 2021 का घटनाक्रम है ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें यह भी आपको पता होना चाहिए कि कहां से शुरुआत की गई, तो मोतिहारी से शुरुआत की गई, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है, बताएं। जल जीवन हरियाली विशेष रूप से जल संरक्षण और वृक्षारोपण दोनों को इस योजना में समाहित किया गया है, और दोनों पर बल दिया गया है। तो पूछा जा रहा है जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा? फास्ट जवाब दीजिएगा। गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नालंदा, बताएं। देखो, इसका सही उत्तर है ए, गया पहले स्थान पे, जहानाबाद दूसरे स्थान पे, औरंगाबाद तीसरे स्थान पर रहा। इसको बताइए। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने बाल हृदय योजना में संशोधन कर परिवहन भत्ता को बढ़ाकर कितना कर दिया है? बाल हृदय योजना में संशोधन कर परिवहन भत्ता को बढ़ाकर कितना कर दिया है, यह आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। परिवहन भत्ता जो था वो क्या कर दिया है। साथ ही साथ इसमें यह भी संशोधन है कि यदि 6 वर्ष से कम उम्र का कोई बालक है तो उसके साथ अब 2 अभिभावक जा सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो संशोधन किया गया है वो 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। ए विकल्प सही उत्तर है। हाल ही में चर्चा में रहे गंगा जल उदय नहीं है, ये उदय है, योजना से निम्नलिखित में से किसको लाभ मिलेगा? गंगा जल उदय योजना की बात हो रही है और किसको लाभ मिलेगा ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। किसको लाभ मिलेगा? राजगीर, बोध गया, गया नवादा, किसको लाभ मिलेगा बताएं।
आप जानते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा ई विकल्प। ठीक है, क्योंकि इनमें से राजगीर, गया, नवादा तीनों को इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, और गया के अंतर्गत ही बोधगया आता है, तो उसी में वो अभी शामिल हो गया। इसको बताएं, बिहार के किस जिले में पोटास मिनरल ब्लॉक आवंटित किया गया है? पोटास मिनरल ब्लॉक कहां पर आवंटित किया गया है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, पोटास मिनरल ब्लॉक कहां पर आवंटित किया गया है? पोटास के साथ निकेल भी आपको याद रखना है। ठीक है, निकेल कहां किया गया है और पोटास कहां किया गया है, बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, बात हो रही है पोटास मिनरल ब्लॉक की, तो आपको बता दें पोटास मिनरल ब्लॉक जो है ये औरंगाबाद और गया दोनों में जो है इसको अनुमति दी गई है। मतलब इसका ई विकल्प सही उत्तर होगा, क्योंकि औरंगाबाद और गया दोनों सही है। निकेल की यदि हम बात करें तो निकेल की जो अनुमति है ये सासाराम में दी गई है, इसको भी आपको याद रखना है। निकेल कहां पे? सासाराम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में बिहार के कितने जिलों ने 50 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का का उत्पादन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? अभी तक का ये जो विश्व रिकॉर्ड था ये अमेरिका के नाम था। ठीक है, अब इसको बिहार ने तोड़ा है, बिहार के जिलों ने तोड़ा है, तो पूछा जा रहा है कि कितने जिलों ने, बताएं। और जब बात आती है मक्का की तो भारत में कर्नाटक जो है इसमें टॉप पर है। और यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार के कितने जिलों ने यह रिकॉर्ड उत्पादन किया है, आपको बताना है। जवाब दीजिएगा। विकल्प में क्या क्या है? 7, 8, 10 और 16, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलो, इसका सही उत्तर है 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, हाल ही में बिहार के किस जाति से अनुसूचित जाति का दर्जा छिन गया है? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। इनमें से किस जाति से अनुसूचित जाति का जो दर्जा है वो छिन गया है, आपको बताना है। मतलब पहले ये जाति जो है अनुसूचित जाति के अंतर्गत बिहार में आती थी, लेकिन आज इसको अनुसूचित जाति में नहीं रखा गया है। लोहार, यादव, पासवान, बढ़ई, इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। फास्ट जवाब। देखो, इसका सही उत्तर है ए विकल्प, लोहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस नदी में भगवान विष्णु की विशालकाय प्रतिमा लगाने की घोषणा बिहार राज्य सरकार ने की है? भगवान विष्णु की प्रतिमा की बात हो रही है कि भगवान विष्णु की प्रतिमा जो है वो कहां पर लगा रही है बिहार राज्य सरकार, किस नदी से यह संबंधित है जहां पर इस प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। आपको पता होगा गया के डुंगेश्वरी पर्वत पर आपको यह भी जानकारी होगी कि भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा लगाई जा रही है, तो इसको भी याद रखना है गया के डुंगेश्वरी पर्वत के बारे में। लेकिन यहाँ पे भगवान विष्णु की प्रतिमा की बात हो रही है और नदी आपसे पूछा जा रहा है कौन सी नदी संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है फल्गु नदी, ए विकल्प। ठीक है, चलिए। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण बिहार के किस स्थान पर किया जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है? शयन मुद्रा की बात हो रही है कि शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण कहां किया जा रहा है, बताएं। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण कहां किया जा रहा है? आपको बता दें इस प्रतिमा की जो लंबाई है वो 100 फीट है और ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं, लंबाई हो गई 100 फीट और ऊंचाई की बात करते हैं तो 30 फीट इसकी ऊंचाई है। ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, लंबाई और ऊंचाई आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्थान का जिक्र किया जा सकता है, इसलिए आपको बताना है। इसका सही उत्तर है बोधगया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रथम फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां की जाएगी? बिहार में प्रथम फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां की जाएगी, आपको बताना है। बिहार में अभी तक क्या था कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं था विशेष रूप से फायर ब्रिगेड के लिए, मतलब जो फायर कर्मी थे, जो दमकल कर्मी थे, उनके लिए अभी तक राज्य के बाहर, मतलब बिहार राज्य सरकार अन्य राज्यों से समझौता करती थी और उसी के तहत बिहार राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों में जो है बिहार के इन जवानों को जो है वो प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, आगजनी पर काबू करने के लिए विशेष रूप से।
तो ये अब कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है बिहार में पहली बार, जिससे कि बिहार में जो फायर ब्रिगेड कर्मी हैं उनको कहीं अन्यत्र ट्रेनिंग के लिए ना भेजा जाए। तो ये जो स्थान है याद रखिएगा, ये है ए विकल्प बीहटा। ठीक है, बीहटा नामक स्थान आपको याद रखना है। चले इसको बताओ, बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से किस स्थान को जाएगा? मतलब पहला जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है ये औरंगाबाद से किस स्थान तक जाएगा, ये आपको बताना है। मतलब कहां से कहां तक ये जाएगा ये आपको बताना है। और आपको बता दें कि इसकी जो कुल लंबाई है वो है 205 किलोमीटर। ठीक है, और इस 205 किलोमीटर में यदि हम बात करें, शुरुआत कहां से हो रही है? औरंगाबाद से हो रही है। औरंगाबाद से ये पटना को कनेक्ट करेगा और पटना के बाद पुनः ये दरभंगा को जाएगा। मतलब इसकी जो कुल लेंथ है 205 किलोमीटर, ये औरंगाबाद को दरभंगा से कनेक्ट करेगा, पटना से होकर जाएगा, पटना भी इससे जुड़ेगा। तो याद रखना है औरंगाबाद से दरभंगा, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में तैरता बिजली घर किन जिलों में देखने को मिलता है? तैरता बिजली घर की बात हो रही है। कहां पर? तालाब पर ये तैरते बिजली घर बनाए जा रहे हैं। इसके बारे में आपको बताना है कि कौन से जिले हैं। 1 जिला है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने जिले हैं वो आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, दरभंगा, अररिया, सुपौल या औरंगाबाद। इनमें से आपको जवाब देना है, दरभंगा, सुपौल, अररिया या औरंगाबाद। बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सभी को जवाब देना है, बताएं। देखो इसका सही उत्तर होगा दरभंगा और सुपौल, ए और बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, विश्व का चौथा पावर म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा? विश्व का चौथा, याद रखिएगा भारत का बात नहीं हो रहा है, विश्व का चौथा पावर म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा आपको बताना है। आपको बता दें एक स्थान है कर बिगहिया। कर बिगहिया ये जो स्थान है ये पटना से संबंधित है और कर बिगहिया जो पावर स्टेशन है वहीं पर इसका निर्माण किया जा रहा है। मतलब इसका सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प, पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का चौथा, ये तो हो गया हमारा। इसको बताइए, हाल ही में ट्रिपल ड्रग थेरेपी की शुरुआत किन जिलों में की गई है? बिहार के कौन से जिले हैं जहां पर ट्रिपल ड्रग थेरेपी की शुरुआत की गई है आपको बताना है। आप जानते हैं ट्रिपल ड्रग थेरेपी की जब बात करते हैं तो आपसे यह भी पूछा जाता है किस रोग के लिए है, तो ये फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए है। ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल ड्रग थेरेपी जो है ये फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए है। किन जिलों में प्रारंभ किया गया है उसकी जब हम बात करते हैं, 3 जिला आपको याद रखना है, औरंगा, शिवहर और शेखपुरा। शेखपुरा, औरंगाबाद और शिवहर। ठीक है, तो ये आपको तीनों जिले याद रखने हैं। मतलब ई विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। इसको बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा मेडी रोबोट का संबंध किससे है? ये जो चर्चा में था आज के समय में नहीं था, विशेष रूप से कोविड के दौरान था और इसका जो उपयोग था वो डॉक्टर और जो नर्सेज हमारी होती थी उनको कोविड जो पेशेंट होते थे उनसे दूर रखने के लिए था। मतलब जो भी उनको जरूरत होती थी इसी रोबोट के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाती थी, जिससे जो नर्सेज और डॉक्टर थे वो मरीज के संपर्क में आने से बच जाते थे। तो इसका संबंध था स्वास्थ्य विभाग से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईआईटी पटना ने किस कंपनी के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? क्या बोला जा रहा है? आईआईटी पटना ने किस कंपनी के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है आपको बताना है। तो बताइएगा, आईआईटी पटना ने किस कंपनी के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, किसके साथ यह किया है ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा।
देखो इसका सही उत्तर होगा फ्लिपकार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, बिहार पक्षी गणना 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा पक्षी किस झील में पाए गए। पक्षी गणना बिहार में कराई गई और बिहार के जो प्रमुख वेटलैंड थे, बिहार के जो प्रमुख झील थे, वहां पर यह गणना कराई गई और वही आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा पक्षी जो है वो किस झील में पाए गए, ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। और आपको बता दें इस झील में जो पक्षी पाए गए वो 4973 पाए गए। ठीक है, इनकी कुल संख्या यदि पूछी जाए तो कुल संख्या थी 4973। झील कौन सी थी? ये थी आपकी गोगाबिल झील। तो ठीक है, तो याद रखना है गोगाबिल में सबसे ज्यादा पक्षी देखने को मिले। इसको बताएं, देश का पहला पाथवे वाला प्रदेश कौन सा है? देश का पहला पाथवे वाला प्रदेश कौन सा है, आपको बताना। देश का पहला पाथवे वाला प्रदेश कौन सा है, आपको बताना। चलो फास्ट जवाब दीजिएगा। देश का पहला पाथवे वाला प्रदेश कौन सा है? फास्ट जवाब। देश का पहला पाथवे वाला प्रदेश कौन सा है? आपको बता दें पाथवे की जब बात आती है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना इसका लक्ष्य है। इसके अंतर्गत जो ट्रैक तैयार होते हैं उनमें यह ध्यान रखा जाता है कि जितना वहां से उत्सर्जन हो रहा हो उतना अवशोषण भी वहां पे हो जाए। मतलब उत्सर्जन और अवशोषण में जो है वो बैलेंस रखना इसका उद्देश्य होता है और जब इसका निर्माण किया जाता है तो इसका बैलेंस रखा जाता है और ऐसा पहला प्रदेश है बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31, बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां खोला गया? बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां खोला गया? और जब कछुओं की बात आए तो आपको ओलिव रिडले कछुओं को नहीं भूलना है। ठीक है, ओलिव रिडले कछुए ये सबसे छोटी प्रजाति है कछुओं की, ये आपको पता होना चाहिए। कहां से संबंधित है? गाहिर माथा बीच आपने सुना होगा, गाहिर माथा। रूसी कुल्या नदी का मुहाना आपने सुना होगा। ठीक है, और ये कहां पे देखने को मिलता है? ओडिशा में देखने को मिलता है, जहां पर ये कछुए प्रजनन के लिए आते हैं। तो ये भी ओलिव रिडले के बारे में पता होना चाहिए कि ये आते हैं ओडिशा में। अभी यहाँ पे बात हो रही है कि पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया, तो याद रखिएगा बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है ये भागलपुर में खोला गया। और आपको यह भी पता होगा कि बिहार में पहली डॉल्फिन सेंचुरी बन रही है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन रहा है, डॉल्फिन शोध संस्थान बन रहा है। ठीक है, तो जो डॉल्फिन शोध संस्थान बन रहा है कहां पे बन रहा है? पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत बन रहा है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं प्रीलिम्स, जैसे कुछ पोर्टलों के अब नाम दिए हुए हैं। एक एक करके हम इन पोर्टलों के बारे में देखेंगे और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है सिर्फ उतना हमें याद रखने की जरूरत है। जैसे ई संजीवनी पोर्टल, अब आपसे यदि पूछ लिया जाए कि ई संजीवनी पोर्टल का संबंध किससे है, यही पूछा ही जा सकता है, तो आपको बताना है कि ई संजीवनी पोर्टल का संबंध जो है विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग से है। बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं का जो लाभ है वो आसानी से जनता तक पहुंच सके, यही इसका उद्देश्य है। फरवरी 2021 में प्रारंभ किया गया। फिर बात आती है फिलो पोर्टल की। फिलो पोर्टल क्या है? फिलो पोर्टल की बात करें तो विशेष रूप से राजकीय जो माध्यमिक हैं, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, मतलब बिहार राज्य सरकार के जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनको इससे जोड़ा गया है और इससे 9 से 12 तक के जो छात्र हैं इससे लाभान्वित होंगे। उनके मन में कोई भी यदि प्रश्न होता है उनके पाठ्यक्रम से संबंधित, किसी भी विषय से संबंधित, इस ऐप के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से वो इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं और उससे उनका जवाब तुरंत मिलेगा। फिर बात आती है स्पैरो की। स्पैरो क्या है? स्पैरो की जब बात करते हैं तो ये विशेष रूप से जो अधिकारी हैं बिहार राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, तो अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए जो है इस ऐप को या इस पोर्टल को तैयार किया गया है, यह आपको पता रखना है। फिर इसके बाद आता है ई निश्चय पोर्टल।
ई निश्चय पोर्टल क्या है? ई निश्चय पोर्टल जैसे आप जानते हैं हर घर को नल से जल पहुंचाना ये भारत सरकार का लक्ष्य है और इस पे सभी राज्य कार्य कर रहे हैं। तो हर घर नल, साथ ही साथ नाली पक्कीकरण योजना को बिहार राज्य सरकार ने इससे जोड़ दिया है। तो ये विशेष रूप से ई निश्चय जो पोर्टल है ये आपका पंचायती राज विभाग से जुड़ गया है। फिर बात आती है चक्र ऐप की। चक्र ऐप के बारे में बहुत बार आपको बताया गया है और उम्मीद करता हूं इसके बारे में आपको पता होगा, अपराधियों का डेटाबेस रखने के लिए। फिर बात आता है आरडीओ कुंभ ऐप। आरडीओ कुंभ ऐप एक संस्था है, भारत में एक संगठन है आरएसएस। तो आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। विशेष रूप से जो धार्मिक पुस्तकें हैं हमारी, उनको आप, राष्ट्रीय महत्व की जो पुस्तकें हैं उनको आप ऑडियो के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से सुन सकते हैं। फिर बात आता है अनमोल ऐप। अनमोल ऐप का क्या उद्देश्य है? अनमोल ऐप विशेष रूप से जो बिहार राज्य सरकार के अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य डेटा रखने के लिए, स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने के लिए इस ऐप को जो है लॉन्च किया गया है। इसके बाद आता है भारत कॉलर ऐप। जैसे आप ट्रू कॉलर ऐप सुनते होंगे, उसी प्रकार से बिहार के एक बच्चे ने, प्रज्वल नाम है उनका, उन्होंने इस ऐप को डेवलप किया है और इसका उद्देश्य यही है कि जो मोबाइल की जानकारियां लीक होती हैं तो मोबाइल की जानकारियां लीक ना हो सके। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। फिर बात आता है अश्विन पोर्टल के बारे में। अश्विन पोर्टल की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अश्विन पोर्टल का संबंध आशा कर्मियों से है। आशा हेल्थ वर्कर के बारे में आपने सुना ही होगा, तो अश्विन पोर्टल का संबंध आशा हेल्थ वर्कर से है। फिर बात आती है कम्युनिटी किसान रेडियो। कम्युनिटी किसान रेडियो की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कटिहार में बिहार का 8वां कम्युनिटी किसान रेडियो खोला गया और कम्युनिटी किसान रेडियो के अंतर्गत या कम्युनिटी किसान रेडियो के द्वारा जो कृषि से संबंधित तकनीकी जानकारी होती है वो किसानों को मुहैया कराई जाती है, उपलब्ध कराई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद बात आता है वंडर ऐप का। वंडर ऐप, अभी आपने एक और ऐप देखा था अनमोल ऐप, तो वंडर ऐप और अनमोल ऐप में समानता है। वंडर ऐप भी बिहार राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसमें भी गर्भवती महिलाओं के बारे में जो जानकारियां होती हैं उपलब्ध हैं। फिर इसके बाद है इंद ब्रिज ऐप। इंद ब्रिज ऐप क्या है? आप देखते होंगे कि बारिश के महीनों में, विशेष रूप से जब मानसून का समय होता है हमारे यहाँ, तो आसमानी बिजली के गिरने के कारण भी जान और माल की हानि होता है, नुकसान होता है। तो जो आकाशीय बिजली है उससे जान का नुकसान ना हो, तो इसके लिए जो है यह ऐप डेवलप किया गया है और यह ऐप आपको किसी भी स्थान पर यदि आकाशीय बिजली जो है वो गिरने वाली होती है तो उससे जो है 30 से 40 मिनट पहले आपको इस ऐप के माध्यम से जानकारी मिल जाती है, यह आपको पता होना चाहिए। लास्ट में आपका है परिमार्जन पोर्टल। परिमार्जन पोर्टल की बात करें तो भूमि जमाबंदी सुधार को लेकर यह पोर्टल लागू किया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण पोर्टल थे बिहार राज्य से संबंधित जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पुनः बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है? हाल ही में हैदराबाद में आयोजित संबंधित, यहां पे संबंधित लिखा है, यह है समन्वित, ठीक है, समन्वित चावल सुधार परियोजना की वार्षिक बैठक में धान की किस नई किस्म को राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन को हरी झंडी दिखाएगी। मतलब धान की कौन सी ऐसी किस्म है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन को लेकर यहां से हरी झंडी मिल गई है, ये आपको बताना है। तो बताएं भैया धान की वह कौन सी किस्म है, और आपको बता दें इसका जो विकास है वो भागलपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है और इसका जो नाम है वो है हीरा। तो इसका ए विकल्प सही उत्तर है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है हीरा किस फसल से जुड़ता है, किसकी एक किस्म है, तो आपको याद रखना है धान की एक किस्म है। और इसकी खासियत क्या है कि ये 15 से 20 दिनों तक यदि ये डूबी रहती है, जलमग्न रहती है पूर्ण रूप से, तो भी इसको नुकसान नहीं होता है। मई 2022 में जारी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे अधिक मशरूम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक मशरूम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? 2021-22 के जो आंकड़े आए हैं
इनके आधार पे यदि हम बात करें 2021-22 के आंकड़ों के आधार पे, तो आपको देखने को मिलता है कि 28,000 टन से ज्यादा 28,000 टन से ज्यादा मशरूम का जो उत्पादन है वो बिहार में हुआ है। और इससे पहले जो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य हुआ करता था वो था उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है बिहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में पोटास खनन को मंजूरी दी गई है? शायद ये प्रश्न अभी पहले भी पूछा गया था, रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, रिपीट हुआ है तो कुछ अतिरिक्त जानकारी भी इसमें हम देख लेंगे। पोटास के बारे में अभी आपको बताया गया था कि पोटास औरंगाबाद और गया से संबंधित है। पोटास के बाद फिर निकेल भी हमने बताया था सासाराम से संबंधित है। ठीक है, उस प्रश्न में इसकी चर्चा हुई थी। यहां पे आपको पता होना चाहिए कि क्रोमियम जो है वह भी कहां पे मिल रहा है, वह भी रोहतास में मिल रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सोना का कहां पे भंडार मिला है, जमुई में मिला है, इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के किस स्थान पर कृषि कॉलेज खोलने की घोषणा की गई? बिहार में इस अवसर पर 3 कृषि कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। ठीक है, तीनों का नाम आप नोट कर लीजिएगा। पहला है कृषि जैव तकनीकी कॉलेज सबौर भागलपुर, कृषि जैव तकनीकी कॉलेज सबौर भागलपुर। दूसरा है कृषि अभियंत्रण कॉलेज आरा। तीसरा है कृषि व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज पटना। तो कहने का मतलब है भागलपुर, आरा और पटना में ये खोले जाने हैं। भागलपुर, आरा, पटना में ये खोले जाने हैं। तो कहां पे खोलने की घोषणा की गई है? क्योंकि एक से ज्यादा सही हो रहा है, इसलिए आपको ई विकल्प पर जाना है। मुंगेर भी दिया है, तो मुंगेर के बारे में आपको पता होगा कि बिहार में भैया जो बंदूक कारखाना है वो मुंगेर से संबंधित है। चले इसको बताओ, बिहार के कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? जैविक कॉरिडोर विशेष रूप से गंगा नदी के दोनों तटों पर बनाने की घोषणा की गई है। तो कितने जिलों में की गई है ये आपको बताना है। जैविक कॉरिडोर बिहार के कितने जिलों में बन रहा है ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें, जैविक कॉरिडोर बिहार के कितने जिलों में बन रहा है? 13 जिलों में बन रहा है। बी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताओ, बिहार के किस जिले में मेगा फूड पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है? कौन सा जिला ऐसा है बिहार का जहां पर मेगा फूड पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है, आपको बताना है। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज। आपको बता दें एक स्थान है मोतीपुर। मोतीपुर में यह बनाने की अनुमति मिली है और मोतीपुर जो स्थान है यह मुजफ्फरपुर से जुड़ता है। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा बाबा केवल धाम राजकीय मेला किस जिले से संबंधित है? बाबा केवल धाम राजकीय मेला किस जिले से संबंधित है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। यह मेला किस जिले से संबंधित है? भागलपुर, पटना, कैमूर, समस्तीपुर। यह संबंधित है समस्तीपुर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, इन फैक्ट को हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 4 लाख तक का लोन अमाउंट निश्चित किया गया है। मतलब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 4 लाख तक का लोन मिल सकेगा। बिहार में मद्य निषेध के प्रति लोगों में जागरूकता का प्रसार करने के लिए प्रतिबंध दिवस मनाया गया। बहुत अच्छी बात है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रतिबंध दिवस जो है कब मनाया गया या किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा शराबबंदी से संबंधित है। जनजातियों के विकास के लिए विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म उम्मीद को राष्ट्रीय फिल्म योजना के तहत देश भर में दूसरा स्थान मिला। तो ये भी याद रखिएगा, उम्मीद को जो है राष्ट्रीय फिल्म योजना के तहत देश भर में दूसरा स्थान मिला। इसको बताओ, बिहार सरकार ने बिहार के कारागार में कार्यरत नियोजित महिला कर्मियों के बच्चों की गुणवत्ता पूर्ण, सुरक्षित और बेहतर देखभाल करने के लिए पालना घर को मंजूरी दी है। तो पालना घर का उद्देश्य क्या है? कारागार में जो निरुद्ध महिलाएं हैं उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल हो सके, इसके लिए पालना घर को मंजूरी दी गई है। अगला है, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने भारत के पहले राइस साइलो गोदाम
को कैमूर और बक्सर में बनाने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला राइस साइलो गोदाम जो है वो कैमूर और बक्सर में बन रहा है। अगला है, बिहार में 2 नए एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। पहला पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे और दूसरा है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। तो दोनों याद रखना है, पहला पटना कोलकाता, दूसरा रक्सौल से हल्दिया। अगला, बिहार में 2 नए एक्सप्रेसवे, यही चीज हो गई है, 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, सितंबर 2021 में बिहार की राजधानी पटना में 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव का आयोजन किया गया। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वाणिज्य उत्सव का आयोजन कहां किया गया, तो आप बताओगे पटना में। बिहार राज्य सरकार ने प्रतिमाह 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाने की घोषणा की है। तो परिवार नियोजन दिवस बिहार में कब मनाया जाता है? प्रतिमाह हेलो पूर्व में जो अभी वीडियो आपको मिली होगी, शायद 1-2 प्रश्न छूट गया था, क्योंकि माइक चार्जिंग की वजह से 1-2 पॉइंट आपके छूट गए थे, इसलिए फिर से कवर करना पड़ रहा है उनको। तो जो भी है, यदि रिपीट होता है चीज़ें तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही थी, पॉइंट नंबर 10 तक चीज़ें उसमें क्लियर आई हैं। यदि ना आई हो तो इसमें हम देख लेंगे फिर से। यदि कुछ छूटा हो तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ से आपको कवर कर लेना है। ठीक है, सबसे पहली बात, बिहार के राज्यपाल ने ऑपरेशन खुखरी पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया, और इस पुस्तक को लिखा किसने है? इसको लिखा है मेजर जनरल लाजपाल पुनिया और उसकी पत्नी उनकी पुत्री दामिनी पुनिया ने। तो याद रखना है कि ऑपरेशन खुखरी पर जो पुस्तक लिखी गई है, उसकी लेखिका के बारे में बात करें तो दामिनी पुनिया, और लेखक के बारे में बात करें तो राजपाल पुनिया। मतलब 2 लोगों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। तो इन दोनों लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। और अगला तथ्य जो इसमें आपको देखने को मिल रहा है, वो आपको देखने को मिल रहा है, एथेनॉल नीति रखने वाला भारत का राज्य। तो याद रखिएगा, एथेनॉल नीति रखने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो बिहार बना है। और बिहार के बजट में भी आपने देखा होगा कि बिहार के बजट में एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। और पिछली क्लास में, उससे पहले करंट अफेयर्स में भी मैंने आपको बताया था कि कुल कितने एथेनॉल प्लांट स्थापित किए जाने हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुल कितने एथेनॉल प्लांट बिहार में स्थापित किए जाने हैं, उनकी संख्या के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अनिवार्य रूप से कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। यहां पे पॉइंट नंबर 13 पर आते हैं। तो बिहार के सारण के हैं हरेंद्र सिंह, और हरेंद्र सिंह को जो है यूएसए में हॉकी टीम जो है उसका कोच बनाया गया है, कोच नियुक्त किया गया है। अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर बात आती है बिहार में सांप काटने को लेकर जो असामयिक मौतें होती हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि इस तरह के जब किसी भी व्यक्ति की मौत होती है, मान लीजिए वो परिवार का भरण पोषण करता है या मुखिया है, तो उस पे जो आश्रित लोग होते हैं उनकी आजीविका के लिए, उनके जीवन यापन के लिए बहुत संकट उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे में बिहार राज्य सरकार ने घोषणा की है कि यदि किसी भी व्यक्ति की सांप काटने पर मौत होती है बिहार में, तो 4 लाख रुपए का मुआवजा बिहार राज्य सरकार देगी। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो सुशासन सूचकांक 2021 में ग्रुप बी में बिहार को 6वीं रैंक प्राप्त हुई, ये आपको पता होना चाहिए। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बिहार का 18वां स्थान प्राप्त हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ सबसे गरीब राज्य है। ये 3 सबसे गरीब राज्य हैं, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 आया था, और पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में इक्विटी स्तंभ में बिहार का जो स्थान था वह था 12वां, और इसी इंडेक्स में विकास और समृद्धि की कैटेगरी में जो बिहार का स्थान था वो था 18वां, मतलब अंतिम स्थान बिहार का था। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के राज्यों की रैंकिंग आई थी, और इसमें बिहार को 17वां स्थान प्राप्त हुआ था। एसडीजी सूचकांक 2021 आया था, इसमें पटना को 52वां स्थान प्राप्त हुआ था, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसके बाद फिर बात आती है फुलवरिया की, और फुलवरिया के बाद दुर्गावती में
अब बिहार विद्युत निगम द्वारा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने हैं, इसकी चर्चा हमने पूर्व में भी की। और याद रखना है कि देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है वो पटना में स्थापित किया जाएगा। और इसके साथ साथ मिथिला की एक मछली है जिसका नाम है रोहू, तो मिथिला की इस मछली को जीआई टैग भौगोलिक संकेतक दिए जाने की बात की जा रही है और आने वाले समय में उम्मीद है कि इसको भौगोलिक संकेतक प्राप्त भी होगा, तो यह भी आपको याद रखना है। और जब बात आती है मछलियों की तो इसमें आपको याद रखना है कि 10 टन की भंडारण क्षमता, क्या याद रखना है, 10 टन की भंडारण क्षमता वाला बिहार का मछलियों के लिए पहला जो कोल्ड स्टोरेज है वो बख्तियारपुर में खोला गया है, इसकी भी जानकारी आपको रखनी है। इसके बाद फिर आगे जब बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है ईट राइट कैंपस, और ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जो जेल है वो है नवादा सेंट्रल जेल, ये आपको याद रखना है। आपको पता होगा केंद्र सरकार ने शैक्षणिक पर्यटन के तहत जो है बिहार के 5 स्थानों को चिन्हित किया था। पूरे भारत में ये शैक्षणिक पर्यटन कार्यक्रम चालू किया गया है जिसमें प्रत्येक राज्य के कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है, और इसी प्रकार से बिहार के भी 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है। और ये जो बिहार के 5 स्थान है यदि हम बात करें तो सासाराम, राजगीर, बोधगया और नालंदा, वैशाली इसमें शामिल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सासाराम, राजगीर, बोधगया, नालंदा और वैशाली इसमें शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि भोजपुर में जो एथेनॉल फैक्ट्री बन रही है, एथेनॉल फैक्ट्री की जो स्थापना हो रही है, बताया जा रहा है कि यह जो है एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट होगा, यह भी आपको पता होगा। और यह जिला एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक बनेगा, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। बिहार के मधुबनी जिले ने अपना लोगो जारी किया है, यह आपको पता होना चाहिए। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर नालंदा में खोला जाएगा, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे स्मार्ट सिटी के तहत बिहार के 4 शहरों में भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ शामिल हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला, ये आपको पता होना चाहिए। लोगों की शिकायतों पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ बिहार में मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है, और बिहार में जो मंकी पार्क बन रहा है वो अररिया में बन रहा है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, उसकी जब बात करते हैं तो बिहार में बेरोजगारी दर की बात की जा रही है कि जो इकोनॉमिक्स रिपोर्ट आई है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट 2021, इसके अनुसार पूछा जा रहा है बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है। जब बिहार की बेरोजगारी दर की आप बात करते हो तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले बिहार में जो युवा बेरोजगारी है, जब हम उसकी बात करते हैं कि बिहार के कितने युवा जो बेरोजगार है उसका प्रतिशत क्या है, तो 38.67% निकल कर आता है। जब युवतियों के बेरोजगारी दर की बात करते हैं, बिहार में 95% युवतियां हैं बिहार में जो बेरोजगार हैं। ओवरऑल बेरोजगारी दर की जब बात करते हैं तो 11.5 बिहार में देखने को मिलता है, और राष्ट्रीय दर वर्तमान समय में 6.9 का है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई बेरोजगारी की बात। फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में क्या बोला गया है, हाल ही में चक बिहार सॉफ्टवेयर की शुरुआत की गई है, इसका लक्ष्य क्या है। बिहार से संबंधित 2 ऐप आपने देखे, एक देखा होगा चक्र मोबाइल ऐप, और एक बात हो रही चक बिहार सॉफ्टवेयर। तो चक्र और चक में अंतर है। चक बिहार जो सॉफ्टवेयर है ये विशेष रूप से भूमि की चकबंदी से संबंधित है, और जो चक्र मोबाइल ऐप था उसका संबंध था अपराधियों के डेटाबेस से संबंधित। तो इसका बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहे अनुराग आनंद का संबंध किससे है। अनुराग आनंद की बात हो रही है। आपको बता दें कि एक पुस्तक आई थी इनकी जिसका नाम था एलिवेशन ऑफ लाइफ, और एलिवेशन ऑफ लाइफ जो इनकी पुस्तक थी इसको एशिया वर्ड्स रिकॉर्ड्स, एशिया आप कह सकते हो एशिया बुक ऑफ वर्ड्स रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको जगह मिली, ये आपको पता होना चाहिए। तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनकी पुस्तक को जगह मिलने के कारण ये चर्चा में थे। विशेष रूप से ये एक लेखक हैं और इनकी पुस्तक का नाम है एलिवेशन ऑफ लाइफ। तो याद रखिएगा ए विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे मास्क मैन के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसे मास्क मैन के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें
कोविड काल में 2 लाख से ज्यादा मास्क का इन्होंने जो है वितरण किया, बनाया, तो ये चर्चा में है। और आपको बता दें कोविड में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वेंटिलेटर इश्क, ये भी आपको पता होना चाहिए। वेंटिलेटर इश्क नामक एक पुस्तक है इनकी जो काफी चर्चा में है, इसको भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ इनको मास्क मैन के नाम से जाना जाता है, इनका नाम है तत्सम्यक मनु। ए विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में किस नगर में खुदाई के दौरान पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष मिले हैं? पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष कहां से मिले हैं आपको बताना है। आपको बता दें एक नदी है जिसका नाम है अमरावती। ये जो अमरावती नदी है ये मृत प्राय नदी है और इसी नदी में खुदाई की गई। इसी नदी में खुदाई के दौरान ये जो है जानकारी मिली है, ये फैक्ट हमें प्राप्त हुआ है। और ये जो मृत प्राय नदी है अमरावती जो नदी है ये मधुबनी में पड़ती है, इसलिए बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 44 क्या कह रहा है? बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहां बनाया जाएगा? बताएं, बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहां बनाया जाएगा आपको बताना है। बिहार के तीसरे बायोडाइवर्सिटी पार्क की बात हो रही है, यह बन रहा है सुपौल में, तो सी विकल्प सही उत्तर है। आगे, निम्नलिखित में से किसे कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? देखिए याद क्या रखना है हमें, वर्ष जरूर कंसीडर करिएगा। किसकी बात हो रही है? वर्ष 2020 की बात हो रही है। किस क्षेत्र की बात हो रही है? कला के क्षेत्र की बात हो रही है। आप जानते हैं कि कला के क्षेत्र में यदि मैं बात करूं तो 2020 में जब हम बात करते हैं तो कला के क्षेत्र में 2 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, वो 2 लोग कौन कौन से हैं? एक तो हैं शांति जैन और एक हैं श्याम सुंदर शर्मा। याद रखिएगा, शांति जैन और श्याम सुंदर शर्मा को जो है कला के क्षेत्र में वर्ष 2020 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है। बिमल कुमार जैन को क्या मिला है? किस क्षेत्र में? सामाजिक सेवा के लिए मिला है इनको, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद देख रहे होंगे वशिष्ठ नारायण सिंह, इनको किस क्षेत्र में मिला है? वशिष्ठ नारायण सिंह की जब बात करते हो तो विज्ञान के क्षेत्र में इनको मिला है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो बी और सी, मतलब ई विकल्प आपको जाना है क्योंकि एक से अधिक इनमें सही है। शांति जैन के साथ एक और अन्य महिला रही हैं जिनका नाम है शांति रॉय, उनको भी दिया गया है, इसी वर्ष दिया गया है शांति रॉय। और शांति रॉय को किस लिए दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। तो याद रखिएगा, शांति रॉय की बात आती है तो चिकित्सा, शांति जैन की बात आती है तो कला, ये दोनों आपको याद रखना है। आपको यह भी याद रखना है कि वर्ष 2020 के लिए कुल 8 लोगों को पद्म पुरस्कार बिहार में दिए गए और 7 लोगों को पद्मश्री दिया गया। एक पुरस्कार जो है वो पद्म विभूषण का दिया गया जो कि जॉर्ज फर्नांडीज को दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? किसके लिए बात हो रही है? सबसे पहली बात साहित्य और शिक्षा के लिए। वर्ष कौन सा? वर्ष 2021। अब वर्ष 2021 की जब बात करते हैं तो आपको बता दें वर्ष 2021 के लिए जब आप बात करते हैं तो टोटल 4 लोगों को पद्मश्री दिया गया था, जिनमें एक पद्म भूषण था और 3 पद्मश्री था। और ये जो तीनों लोग थे इनकी यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है दिलीप कुमार सिंह। और डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह की जब बात करते हो तो चिकित्सा के लिए इनको दिया गया। मृदुला सिन्हा की बात करते हो, अभी बताते हैं इनके बारे में, मृदुला सिन्हा के बारे में, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है मृदुला सिन्हा। ठीक है, मृदुला सिन्हा इसका सही उत्तर है। रामचंद्र माझी और दुलारी देवी की जब आप बात करते हो तो रामचंद्र माझी और दुलारी देवी की जब आप बात करते हो तो इन लोगों को कला के क्षेत्र में दिया गया। तो क्या याद रखना है? वर्ष 2021 के लिए बिहार को कुल 5 पद्म पुरस्कार मिले और इन 5 पद्म पुरस्कारों में 4 जो है वो पद्म, आप कह सकते हो पद्मश्री मिले और यहां पर एक आपको पद्म भूषण मिला। और पद्म भूषण किसको मिला? रामविलास पासवान को। बाकी के जो है वो 4 पद्मश्री आपको मिले, जिनमें डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को चिकित्सा के क्षेत्र में, मृदुला सिन्हा को शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में, रामचंद्र माझी और दुलारी देवी को कला के लिए यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ई विकल्प सही उत्तर है, सॉरी बी विकल्प सही उत्तर है, मृदुला सिन्हा। इसको बताएं।
निम्नलिखित में से किस बच्चे को सामाजिक सेवा के लिए वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से बोला जा रहा है किस क्षेत्र में? समाज सेवा के क्षेत्र में किसको मिला है, ये आपको बताना है। आपको यह भी पता होगा कि 2022 के लिए भी बिहार में पद्म पुरस्कार मिले हैं। किसको मिले बिहार में पद्म पुरस्कार? 2 लोगों को मिले हैं और इन दोनों लोगों का नाम याद रखना है। दोनों लोगों को पद्मश्री मिला है। आचार्य चंदना जी इनको मिला है और सहवाल गुप्ता को मिला है। इन दोनों लोगों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? समाज सेवा के लिए वर्ष 2022 के लिए। तो बताएं। सबसे पहली बात क्षेत्र देखना है ध्यान से, क्षेत्र के बाद फिर किस वर्ष की बात की जा रही है वो देखना है। तो यहाँ पे समाज सेवा के लिए यदि हम बात करें तो पल साक्षी को मिला है, ठीक है। और पल साक्षी के साथ साथ इसी वर्ष वीरता के लिए मिला था धीरज कुमार को। याद रखिएगा, वीरता के लिए ही 2022 का जो मिला है वो धीरज कुमार को मिला है और पल साक्षी, ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। वर्ष 2021 के लिए जब बात करते हैं तो ज्योति कुमारी का नाम यहां लिखा हुआ है। ज्योति कुमारी को वर्ष 2021 के लिए मिला है और 2021 के लिए किस क्षेत्र में मिला है? वीरता के क्षेत्र में मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो किसको किस वर्ष मिला है ये जरूरी है, क्षेत्र कौन सा है यह भी जरूरी है, इसको बताओ। हाल ही में पहली राज्य स्तरीय वर्चुअल डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन बिहार में किसके द्वारा किया गया? वर्चुअल डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, यह प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? याद रखिएगा यह उद्घाटन किया गया है फागू चौहान के द्वारा। बी विकल्प सही उत्तर है, इसको बताओ। हाल ही में बिहार राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आप जानते हैं 22 मार्च 2022 को यह स्थापना दिवस मनाया गया था और 110वां स्थापना दिवस था। बिहार राज्य सरकार का 2022 में 110वां स्थापना दिवस था। तो 110 ए विकल्प सही उत्तर है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? यह आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जानकारी देनी है कि इसका सही जवाब क्या होगा। और इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, कि जो भी आज आपको घटनाक्रम बताए गए उसको तो पहली बात नोट कर लेना है। इसके अतिरिक्त मैंने बोला कि 3 वीडियो और हैं, छोटी छोटी वीडियो हैं। उन तीनों वीडियो को भी समग्रता से यदि आप देख लेते हो तो पूरे बिहार राज्य विशेष का 1 वर्ष का जो घटनाक्रम है वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो ये देखिएगा और कैसा लगता है ये भी जरूर बताइएगा। प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध करा दूंगा और जो भी कमियां हैं वो भी आप हमें बता सकते हो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।